हमने आप लोगों को बता दिया था कीलेट किसे कहते हैं, कीलेट यौगिक या कीलेट किसे कहा जाता है। कीलेट पढ़ाने के साथ साथ में हमने आप लोगों को बताया था समायवता किसे कहा जाता है। समायवता सिर्फ समायवता के बारे में परिभाषित किया था हमने, समायवता के बारे में परिभाषित किया था। समायवता किसे कहा जाता है हमने बताया था कि जब दो या दो से अधिक यौगिकों के अणुसूत्र समान किंतु संरचना सूत्र क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं, तो एक इन दोनों यौगिकों के एक दूसरे के समायोगी यौगिक तथा यह घटना क्या कहलाती है, समायवता कहलाती है। हमने दो एग्जाम्पल भी लिखाया था, मेथिल डाइमेथिल ईथर और एथी अल्कोहल का और ग्लूकोज और फ्रक्टोज का। दो एग्जाम्पल हमने दे करके समायवता के बारे में बताने का भरसक प्रयास किया था। हमें उम्मीद है समायवता समझ में आ गई होगी। इसी तरह से समायवता के बारे में देखा जाए तो समायवता का प्रदर्शन हमें किस पर करना है, उपसार संयोजन यौगिकों में करना है। उपसार संयोजन यौगिकों में समायवता किस प्रकार से प्रदर्शित होती है इसके बारे में हमें जानना है। तो देखिए, उपसार संयोजन यौगिकों में समायवता की बात किया जाए तो समायवता मुख्यतः दो प्रकार की होती है, संरचनात्मक समायवता और त्रिविम समायवता। संरचनात्मक समायवता और त्रिविम समायवता, समायवता को डिफाइन करेंगे या डिवाइड करेंगे, वर्गीकृत करेंगे तो समायवता दो प्रकार की होती है। एक संरचनात्मक समायवता होती है, दूसरी त्रिविम समायवता होती है। और त्रिविम समायवता को भी दो भागों में विभाजित किया गया है, दूसरा पहला ज्यामितीय और दूसरा क्या होता है, प्रकाशिक समायवता। तो यही चीजें होती हैं कि उपसार संयोजन यौगिकों में संरचनात्मक समायवता और उपसार संयोजन यौगिकों में त्रिविम समायवता। और त्रिविम समायवता भी दो भागों में, उपसार संयोजन यौगिकों में ज्यामितीय समायवता और उपसार संयोजन यौगिकों में प्रकाशिक समायवता। समझ पा रहे हैं? तो सबसे पहले आपको पढ़ना किसके बारे में है, संरचनात्मक समायवता के बारे में पढ़ना है। संरचनात्मक समायवता के बारे में पढ़ना है हम एक एक करके सबको डिफाइन करेंगे। संरचनात्मक समायवता कैसे होती है, कितने प्रकार की होती है, किस प्रकार से होती है। उसके बाद हम बताएंगे आपको त्रिविम समायवता क्या होती है और उसके भाग में ज्यामितीय समायवता और प्रकाशिक समायवता को किस प्रकार से अध्ययन किया जाता है। तो सबसे पहले आइए पढ़ते हैं कौन सी समायवता, संरचनात्मक समायवता। संरचनात्मक समायवता किसे कहा जाता है, संरचनात्मक समायवता होती क्या है। देखिए, जब किसी यौगिकों में संरचना के कारण भिन्नता उत्पन्न हो जाए, किसके कारण, संरचना ही बदल जाए, संरचना के कारण डिफरेंट भिन्नता उत्पन्न हो जाती हैं। और संरचना के कारण भिन्नता कैसे उत्पन्न होती है, जो उसमें लीगेंड होते हैं उस लीगेंड की अदला बदली हो जाए, या कह सकते हैं कि लीगेंड बाहर हो जाए, या लीगेंड उपसार संयोजन मंडल के बाहर हो जाए, या कोई भी लीगेंड अलग से उपसार संयोजन मंडल के भीतर हो जाता है, कुल मिलाकर के उसकी संरचना ही डिफरेंट हो जाती है, तो उसे क्या कहते हैं, संरचनात्मक समायवता के नाम से जाना जाता है। उपसार संयोजन यौगिकों में संरचनात्मक समायवता निम्न प्रकार की होती है, कई प्रकार की होती है। पहली संरचनात्मक समायवता पढ़नी है आप लोगों को, हाइड्रेट समायवता। कौन कौन सा, हाइड्रेट समायवता। हाइड्रेट समायवता किसे कहा जाता है, आइए देखते हैं इसको। हम देखते हैं हाइड्रेट का मतलब क्या होता है। हाइड्रेट का मतलब क्या होता है, हाइड्रेट का मतलब होता है जल। क्या होता है, जल। जब जल के अणुओं में भिन्नता के कारण जल के अणु समायवता प्रदर्शित करते हैं तो इस प्रकार की समायवता को कौन सी समायवता कहा जाता है, हाइड्रेट समायवता कहा जाता है। और हाइड्रेट समायवता के अंतर्गत महत्वपूर्ण एग्जाम्पल मैं एक ले रहा हूं। एक एग्जाम्पल है जैसे आपका CrCl3 मैं एक एग्जाम्पल लेता हूं, CrCl3 × 6H2O। ये एक मॉलिक्यूलर फार्मूला है, एक अणुसूत्र है कि क्या है आपका, ये अणुसूत्र है। क्या है ये आपका, अणुसूत्र है। अब इस अणुसूत्र से हम तीन प्रकार के भिन्न यौगिक का निर्माण कर सकते हैं, तीन प्रकार के भिन्न यौगिक का निर्माण कर सकते हैं। पहला देखिए किस प्रकार से उपसार संयोजन यौगिक बनता है। पहला देखिए क्रोमियम, फिर H2O का होल 6, फिर क्या, Cl3। एक यौगिक ये बना। दूसरा यौगिक कौन सा बना आपका, देखिए दूसरा यौगिक कौन सा बना, क्रोमियम Cr, फिर क्या बन जाएगा आपका H2O का होल 5 Cl, और फिर क्या बन जाएगा आपका Cl2। क्लोरीन एक इधर चला गया और जल का एक अणु बाहर निकल गया और इंटू क्या बना आपका H2O, है ना। और तीसरा क्या बन सकता है आपका, तीसरा क्या बन सकता है आपका, बताइए तीसरा क्या बन सकता है आपका, तीसरा क्या बन सकता है, क्रोमियम H2O का होल 4, फिर क्या Cl2, फिर क्या बचेगा Cl इंटू
2s2 बनेगा कि नहीं? अब संरचनाएं भिन्न भिन्न हो जा रही हैं कि नहीं, और किसके कारण भिन्न हो रही हैं? जल के अणुओं के कारण भिन्नता उत्पन्न हो रही है कि नहीं हो रही है? इसलिए इस प्रकार की समावता कौन सी समावता कहेंगे? हाइड्रेट समावता कहेंगे। तीनों अलग अलग कंपाउंड है, तीनों कंपाउंड की थोड़ा सा प्रॉपर्टी जान लेते हैं। ये बैगनी रंग का ठोस यौगिक है। ये वाला कौन सा है? बैगनी रंग का ठोस यौगिक, बैगनी रंग का ठोस यौगिक जो विलयन में 3Cl नेगेटिव आयन देता है, 3Cl नेगेटिव आयन देता है। मतलब कि जब ये आयनाइज्ड होगा, आयनित होगा, जब ये आयनित होगा तो क्या बनाएगा? CrH2O का होल 6 3 पॉजिटिव प्लस 3Cl नेगेटिव बनेगा कि नहीं बनेगा? जबकि दूसरा वाला देखिए, दूसरे की प्रॉपर्टी देखिए। हरे रंग का ठोस यौगिक है। किस रंग का है? हरे रंग का ठोस यौगिक जो विलयन में कितना देगा? बोलिए कितना देगा? 2Cl नेगेटिव देगा कि नहीं? जो विलयन में 2Cl नेगेटिव आयन देता है, जो विलयन में 2Cl नेगेटिव आयन देता है। और तीसरा यौगिक भी किस रंग का है? हरे रंग का ठोस यौगिक है। हरे रंग का ठोस यौगिक जो विलयन में कितना Cl नेगेटिव? 1 Cl नेगेटिव आयन देता है। अब देख लीजिए ये कौन सी समावता प्रदर्शित कर रहे हैं? हाइड्रेट समावता प्रदर्शित कर रहे हैं, क्योंकि ये समावता किसके द्वारा प्रदर्शित हो रही है? जल के अणुओं में भिन्नता के कारण प्रदर्शित हो रही है। जल के अणु सिर्फ जल के अणु थे तो इस प्रकार के यौगिक का निर्माण हुआ। अब 5 बचे और एक उप सहसंयोजन मंडल से बाहर आ गया तो दूसरा यौगिक बना, और 4 बचे, 2 जल के अणु बाहर आ गए तो तीसरे यौगिक का निर्माण हुआ। तो ये जल के कारण भिन्नता, जल के अणु के कारण भिन्नता उत्पन्न हो रही है। इनकी संरचना बदल रही है, जल के अणुओं के कारण बदल रही है, जबकि मॉलिक्यूलर फार्मूला सबका सेम है। देखो क्रोमियम के एक क्रोमियम का 1, क्लोरीन के 3 इसमें भी है, 3 इसमें भी है, 3 इसमें भी है, और जल के 6 मॉलिक्यूल्स हैं तो जल के 6 मॉलिक्यूल्स यहाँ भी हैं, 5 और 1 6, 4 और 2 6 है कि नहीं? तो इस प्रकार की समावता को कौन सी समावता कहते हैं? हाइड्रेट समावता कहा जाता है। देख लीजिए सबके मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है बट स्ट्रक्चरल फार्मूला डिफरेंट हो गए हैं। संरचना सूत्र क्या हो गया? सबका बदल गया है, और ये बदलाव किसके कारण हो रहा है? जल के अणुओं के कारण हो रहा है। इसलिए इसको कौन सी समावता कहेंगे? हम हाइड्रेट समावता कहेंगे। तो इतना आप लोग लिख डाले ही होंगे। उपसार संयोजन युग्मों में समावता, उसके नीचे फर्स्ट नंबर डाले उपसार संयोजन युग्मों में संरचनात्मक समावता, और संरचनात्मक समावता के अंतर्गत फर्स्ट लिखिए हाइड्रेट समावता। डालिए हेडिंग। यहां तक लिखिएगा उपसार संयोजन युग्मों में समावता, फिर लिखिएगा फर्स्ट नंबर उपसार संयोजन युग्मों में संरचनात्मक समावता। इसको फर्स्ट के अंतर्गत ए बना लीजिए, ए बना लीजिए। ये यूट्यूब वीडियो आप लोग शेयर भी किया करिए, एक दूसरे को के पास शेयर भी कर दिया करिए, लोगों को बताइए। सारे क्लास लगभग पढ़ चुके हैं, जितना हमने पढ़ाया आज सब क्लास पढ़ चुका है। अगर कोई टॉपिक कोई नहीं पढ़ा होगा जा करके उसमें प्लेलिस्ट में देख करके बहुत आसानी से पढ़ सकता है, और सेम टू सेम मतलब सारे टॉपिक क्लियर हो जाएंगे, और बोर्ड एग्जाम में इससे ज्यादा नहीं पूछा जाएगा।
एकदम श्योर है, इससे ज्यादा कहीं से भी क्वेश्चन नहीं बनने वाला, क्योंकि हमने किसी टॉपिक में कुछ छोड़ा ही नहीं, किसी टॉपिक में कुछ छोड़ा ही नहीं है जो छूटा हो, जबकि एक्स्ट्रा ही पढ़ा दिया है, तो बहुत पर्याप्त है। हमें लगता है कि 144-45 वीडियो पढ़ गए हैं टोटल, सिर्फ जो है 12th क्लास के 144-45 वीडियो पढ़ गए हैं। अगर एक लोग 10-10 लोगों के पास शेयर करोगे तो भी 10 लोगों के पास पहुंच जाएगा। चलिए, और जो सब्सक्राइब भी नहीं किए सब्सक्राइब भी कर लिया करिए, तो पढ़ने में आसानी होगी, सब पे कह रहे हैं। चलिए, उपसार सजन को में संरचनात्मक समायता लिखे हाइड्रेट समावता तक लिख लिए हैं, तो लिखिए उपसार संयोजन को में H2O अणु या जल के अणु अच्छा बताइए बेटा, H2O अणु यहां पर किस किस रूप में उपस्थित है? एक तो लिगेंड के रूप में उपस्थित है और दूसरा यहां पर किस रूप में आ गया है? क्रिस्टलन जल के रूप में आ गया है। हमने बताया आप लोगों को, एक बात ध्यान से समझिए, हमने आप लोगों को बताया है कि जब .H2O कहीं भी लिखा जाए तो इसका मतलब है कि क्रिस्टलन जल है वो। जैसे आप लोगों ने फिटकरी का सूत्र पढ़ा होगा, K2SO4 इंटू An2SO4 का होल थ्राइस इंटू 24H2O, ये है ना। अब देखिए, ये पोटाशियम का फार्मूला, पोटाशियम के फार्मूले में 24H2O लगा हुआ है, इसका मतलब इसे क्या बोलेंगे भैया? क्रिस्टलन जल बोलेंगे। क्या बोलेंगे? हाँ, क्रिस्टलन जल बोलेंगे। इसी तरीके से इन यौगिकों में देखा जाए तो यहाँ पर H2O लिगेंड के रूप में है, लेकिन यहाँ पर 5H2O लिगेंड के रूप में है, तो एक H2O किसके रूप में है? क्रिस्टलन जल के रूप में है। यहाँ पर 4 अणु लिगेंड के रूप में है, तो एक अणु किसके रूप में है? क्रिस्टलन जल के रूप में है कि नहीं? तो लिखिए, और इसी के कारण समानता प्रदर्शित हो रही है कि नहीं? तो लिखिए H2O उपसार संयोजित समूह या जल के अणु उपसार संयोजित समूह या क्रिस्टलन जल के रूप में या दोनों रूपों में हो सकते हैं। या दोनों रूपों में हो सकते हैं। यह भिन्नता हाइड्रेट समानता प्रदर्शित करती है। यह भिन्नता हाइड्रेट समानता प्रदर्शित करती है। जैसे CrCl3 इंटू 6H2O संघटन के भिन्न गुणों के तीन यौगिक ज्ञात हैं। जो एक दूसरे के क्या है? हाइड्रेट समायोजी है। ये निम्न है, तीनों नोट कर लीजिएगा। अब इसको भी सामने ऐसे नोट कर लीजिएगा, ठीक है? तीनों नोट कर लीजिए, इसको भी सामने नोट कर लीजिए।
देखोगे भाई। बी नंबर देखिए कौन सा आपका आयन समायता। आयन समायता क्या होता है? देखिए, जब दो यौगिकों के दो या दो से अधिक यौगिकों के अणुसूत्र समान हो किंतु उनमें भिन्नता, उनकी संरचना में भिन्नता उत्पन्न होती है, आयनों के कारण भिन्नता उत्पन्न होती है, तो उसे कौन सी समायता कहते हैं? आयन समायता कहा जाता है। जैसे देखिए एक यौगिक आपका है, एक यौगिक है COVR SO4 COVR SO4 into 5NH3 एक यौगिक है। ये इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला है, मॉलिक्यूलर फार्मूला है, ये अणुसूत्र है इसका। अगर इसमें हम देखें एक यौगिक बनेगा क्या, एक यौगिक बनेगा क्या? CO, फिर क्या बनेगा? CONH3 का होल 5, CONH3 का होल 5, फिर क्या बनेगा आपका? Br, और फिर क्या बनेगा? SO4। और दूसरा यौगिक क्या बन सकता है? दूसरा यौगिक क्या बन सकता है आपका? देखिए दूसरा यौगिक क्या बनेगा? देखिए CONH3 होल 5 और फिर SO4 भीतर आ जाए, लिगेंड के रूप में आ जाए, और ब्रोमीन क्या हो जाए आपका? बाहर हो जाए। देख रहे हैं ना? अब हम इसको आयनित करेंगे, इसको जलीय विलयन बनाएंगे, तो क्या देगा ये आपका? SO4 डबल नेगेटिव देगा। जबकि हम इसका आयनित करेंगे तो क्या देगा आपका? Br नेगेटिव देगा। तो आयनों के कारण, लेकिन देखिए दोनों का मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है कि नहीं? कोबाल्ट का एक है ना, अमोनिया के 5 अणु तो अमोनिया के 5 अणु, SO4 आयंस 1 SO4 आयंस 1 है ना, ब्रोमीन के 1 तो ब्रोमीन के 1, दोनों में है कि नहीं? लेकिन दोनों अलग अलग कंपाउंड है। अगर नामकरण करेंगे तो दोनों का अलग अलग नाम प्राप्त होगा कि नहीं प्राप्त होगा? और ये दोनों का अलग अलग नाम प्राप्त होने के साथ साथ में दोनों में आयन भी भिन्न भिन्न बनेंगे। इसको आयनित करेंगे तो क्या बनाएगा आपका? SO4 डबल नेगेटिव बनाएगा, और इसको आयनित करेंगे तो क्या बनाएगा? Br सिंगल नेगेटिव आयन का निर्माण करेगा। तो ये भिन्नता किसके कारण हो रही है? आयनों के कारण हो रही ना, इसलिए इसकी कौन सी समानता बोलेंगे हम? आयन समानता बोलेंगे। अर्थात बोलेंगे, देखिए लाल बैंगनी ठोस ये किस रंग का होता है? लाल बैंगनी ठोस जो विलयन में कौन सा आयन देता है? जो विलयन में आयनित होकर SO4 डबल नेगेटिव आयन देता है कि नहीं? और दूसरा वाला क्या है आपका? दूसरा वाला क्या है आपका? लाल ठोस, ये है क्या? लाल ठोस जो विलयन में आयनित होकर क्या देता है? Br नेगेटिव आयन देता है। क्या देता है? Br नेगेटिव आयन देता है। समझ रहे हैं कि नहीं? और दोनों यौगिक भिन्न है एक दूसरे के, ये दोनों आयन्स अलग अलग देते हैं। SO4 डबल नेगेटिव आयन देता है और ये क्या देता है आपका? Br सिंगल नेगेटिव आयन देता है। इसलिए आयनों की भिन्नता के कारण समानता उत्पन्न हो रही है, इसलिए इसको कौन सी समानता बोलेंगे? आयन समानता। कौन समानता बोलेंगे? आयन समानता बोलेंगे। लिखिए देखिए, समान अणुसूत्र के यौगिक जो विलयन में आयनित होकर भिन्न प्रकार के आयन देते हैं, भिन्न प्रकार के आयन देते हैं, आयन समायोगी कहलाते हैं। आयन समायोगी कहलाते हैं। और यह घटना आयन समायोगिता कहलाती है। यह घटना आयन समायोगिता कहलाती है।
ठीक है, जैसे COBrSO4 इंटू 5NH3, COBrSO4 इंटू 5NH3 संगठन के भिन्न गुणों के दो यौगिक ज्ञात हैं, जो एक दूसरे के आयन समायवी हैं। आयन समायवी हैं जो निम्न है, नोट कर लीजिए, दोनों नोट कर लीजिए। अगला देखिए, अगला पढ़ना है आप लोगों को उपसंयोजन समायोजन। सी नंबर देखिए, उपसंयोजन समायोजन। उपसंयोजन समायोजन क्या होती है, इसको हम एग्जांपल से समझेंगे। देखिए, एक यौगिक मैं ले रहा हूं, एक अलग टाइप का यौगिक है। आप वही तक आप लोगों ने इस प्रकार के यौगिक को देखा नहीं है। मैं इस यौगिक का नाम भी आप लोगों के सिलेबस में नामकरण नहीं था, इसलिए इसका हमने नाम भी नहीं बताया आप लोगों को। तो बताता हूं इसे, इस यौगिक को कहते क्या है। क्रोमियम है ये, और ये है आपका C2O4 का होल साइज। इस तरीके का यौगिक कभी देखा है आप लोगों ने? इसे बोला जाता है द्विकेंद्रीय धातु परमाणु यौगिक। इसमें देखिए दो धातु परमाणु और दोनों अलग अलग हैं। देखिए यहाँ कोबाल्ट लगा हुआ है, यहाँ पर क्रोमियम लगा, लेकिन दोनों एक ही यौगिक हैं और दोनों ये एक ही यौगिक है दोनों, और ये एक प्रकार का उपसंयोजी यौगिक है। इसमें दो केंद्रीय धातु परमाणु यौगिक कहा जाता है। मतलब इसमें धातु परमाणु कितने हैं? दो हैं, इसलिए इसको दो केंद्रीय धातु परमाणु यौगिक कहा जाता है। लेकिन अभी तक आप लोगों को जितना बताया गया वो एक केंद्रीय धातु परमाणु यौगिक बताया गया। अगर मैं बात करूं क्या इसमें धनायन ऋणायन दो अलग अलग होंगे, तो हाँ होंगे। धनायन ऋणायन दो अलग अलग होंगे इसमें। ये देखिए, इस पर कोई आवेश है नहीं, तो यहां पर कोबाल्ट क्या बचा? सिर्फ आपका धनायन बचा ना भाई। इस पर कोई आवेश नहीं, NH3 उदासीन होता है, इसलिए कोबाल्ट पर धनावेश होता है, तो इसे क्या बोलेंगे हम? धनायन बोलेंगे। और यहां पर क्या होता है? ऑक्सीडेटिव आयन है। और आपको पता होना चाहिए कि ऑक्सीडेटिव आयन का स्ट्रक्चर हमने कल ही आप लोगों को बताया था, इस तरीके से होता है कि नहीं होता? और इसके कितने हैं? 3 हैं, और 3 दुनाई 6। अगर इस पर मान लीजिए 3 धनावेश होता तो 6 धनावेश ऋणावेश में से 3 होता 2 है ना, तो 2 उदासीन हो जाता, बचता तो भी कितना आपका 4 बचता कि नहीं बचता? मतलब ये कौन सा भाग हो जाएगा फिर आपका? ऋणानिक भाग हो जाएगा। तो 2 भाग हुए कि नहीं हुए इसके? समझ पा रहे ना? अगर आप लोग के दिमाग में ये है कि सर ये अलग उदासीन है, ये अलग उदासीन है, तो इसका मतलब ये नहीं होता। ये 2 पार्ट हैं इसके। कौन कौन से? ये धनावेशित भाग वाला है, ये कौन सा आपका? ऋणावेशित भाग वाला है। क्योंकि देखिए इसके साथ में जो लिगेंड लगा हुआ है वो न्यूट्रन वाला लिगेंड लगा हुआ है, इसके साथ में जो लिगेंड लगा हुआ है वो ऋणावेशित लिगेंड लगा हुआ है कि नहीं? है ना? इसलिए इसको बोलेंगे, क्या बोलेंगे इसको हम? धनावेशित भाग वाला बोलेंगे। यौगिक का धनायन भाग क्या लिखेंगे हम? यौगिक का धनायन, धनात्मक भाग लिख सकते हैं। यौगिक का धनायन। और ये क्या है आपका? यौगिक का धनायन। और ये क्या है आपका? यौगिक का कौन सा? ऋणायन है कि नहीं है? अब यही क्या हो जाए कि केंद्रीय धातु परमाणु ही बदल जाए।
केंद्रीय धातु प्रमाण ही बदल जाए। कैसे बदल जाए कि क्रोमियम इसके पास लग जाए और कोबाल्ट इसके पास लग जाए, तो क्या हो जाएगा बताइए? तो क्या हो जाएगा? अब यहां पर जो क्रोमियम यौगिक का ऋणायन भाग था, ये क्रोमियम यहां चला जाएगा तो यौगिक का कौन सा भाग हो जाएगा? धनायन भाग हो जाएगा। और कोबाल्ट यहां चला जाएगा तो यौगिक का कौन सा भाग हो जाएगा? ऋणायन भाग हो जाएगा। लेकिन इसका अणुसूत्र में कोई परिवर्तन होगा? कोई परिवर्तन नहीं होगा ना। तो इस प्रकार की समावता को कौन सी समावता बोलते हैं? उपसहसंयोजन समावता बोला जाता है। मतलब यहाँ पर बनेगा क्या आपका? यहाँ पर क्रोमियम लग जाएगा और फिर क्या लग जाएगा आपका? NH3 का होल 6 लग जाएगा और यहाँ पर क्या लग जाएगा आपका? कोबाल्ट लग जाएगा और फिर क्या? C2O4 का होल 23 लग जाएगा। ये यौगिक का कौन सा भाग होगा आपका? यौगिक का कौन सा? धनायन ही होगा। यौगिक का धनायन भाग होगा और ये कौन सा होगा आपका? यौगिक का कौन सा भाग होगा? ऋणायन भाग होगा। समझ गए कि नहीं हो? तो इस प्रकार के समावता को कौन सी समावता कहते हैं? उपसहसंयोजन समावता कहा जाता है। तो लिखिए, समान संगठन के उपसहसंयोजन यौगिक समान संगठन के उपसहसंयोजन यौगिक जिनमें धनायन व ऋणायन दोनों उपसहसंयोजित समूह उपस्थित होते हैं। धनायन और ऋणायन दोनों उपसहसंयोजित समूह उपस्थित होते हैं। उनमें धनायन और ऋणायन में उपसहसंयोजित समूहों के वितरण में भिन्नता होने से उपसहसंयोजन समावता उत्पन्न होती है। जैसे करके नोट कर लीजिए दोनों। अगला देखिए, अगला पढ़ना आप लोगों को बहुलीकरण समावता। डी नंबर कौन सा? बहुलीकरण समावता। बहुलीकरण समावता किसे कहा जाता है? दो यौगिक लिख रहा हूं, दोनों के मूलानुपाती सूत्र जब से समान हो जाते हैं तो इस प्रकार के को बहुलीकरण समावता कहा जाता है। इस प्रकार की समावता को बहुलीकरण समावता कहा जाता है। जैसे एक प्लेटिनम Pt है, इसके साथ जुड़ा हुआ है क्या आपका? अमोनिया NH3 जुड़ा हुआ है, NH3 का होल प्राइस Cl2 और फिर दूसरा क्या है? प्लेटिनम ही है और इसके साथ में अमोनिया जुड़ा हुआ है। किस तरीके से? NH3 का होल 4 और फिर प्लेटिनम, मतलब कि द्विकेंद्रीय धातु प्रमाण, फिर प्लेटिनम है आपका और यहाँ पर क्या जुड़ा हुआ है आपका? Cl4 जुड़ा हुआ है। देखिए, अगर इसमें प्लेटिनम और प्लेटिनम की बात किया जाए तो कितने का? 1:2 का अनुपात है कि नहीं है? देखिए, और अमोनिया की बात किया जाए इसमें 2 है फिर 4 है। देखिए, प्लेटिनम 1, यहाँ पर प्लेटिनम 2 है कि नहीं है? और फिर यहाँ पर अमोनिया 2 और अमोनिया 4 बराबर कितना? 1:2 का अनुपात। फिर बराबर देखिए, क्लोरीन 2 और
क्लोरीन 4 बराबर कितना 1:2। सबका अनुपात क्या है बराबर है कि नहीं, मतलब कि सरल गुणित अनुपात होता है। तो इस प्रकार की समानता को कौन सी समानता बोलते हैं, बहुलीकरण समानता बोला जाता है। बशर्ते क्या होता है, दो अलग अलग यौगिक हैं और लिख लीजिएगा, एक दूसरे के समायोगी यौगिक कहलाते हैं। जब इनमें सरलतम अनुपात होता है, सरल गुणित अनुपात होता है, उसे क्या बोला जाता है, कौन सी समानता बोला जाता है, बहुलीकरण समानता बोला जाता है। समझ आए कि नहीं, तो लिखिए सरल समान मूलानुपाती सूत्र के यौगिक, समान मूलानुपाती सूत्र के यौगिक, समान मूलानुपाती सूत्र के यौगिक जिनके अणुसूत्र एक सरलतम सूत्र के सरल गुणित होते हैं, बहुलीकरण समायोगी कहलाते हैं, बहुलीकरण समायोगी कहलाते हैं। जैसे करके नोट कर लीजिए। चलिए, बंधक समायोता किसे कहा जाता है, बंधक समायोता का प्रदर्शन नाइट्रो समूह के द्वारा होता है और नाइट्राइट्रो समूह के द्वारा होता है। आपको दो समूह बताया गया है, एक बताया गया होगा ONO और दूसरा बताया गया होगा NO2, यही बताया गया होगा। इसमें केंद्रीय धातु प्रमाण के साथ जब ऑक्सीजन प्रमाण जुड़ता है तो ONO कहलाता है, और केंद्रीय धातु प्रमाण के साथ जब नाइट्रोजन जुड़ता है तो NO2 समूह कहलाता है, NO2 समूह कहलाता है। तो इससे बंधक समायोता प्रदर्शित होती है। जैसे देख लीजिए, एक यौगिक है आपका, एक यौगिक है क्या आपका, देखिए CO NH3 का होल ट्वाइस, CONH3 का होल 5 है जी, होल 5, ONO और फिर Cl2, एक यौगिक ये है। और दूसरा यौगिक क्या है आपका, देखिए दूसरा यौगिक क्या है, CO, फिर क्या है आपका NH3 का होल 5, और फिर यहां पर क्या लग जाए, NO2 लग जाए, और फिर क्या बन जाए आपका Cl2। देखिए इसमें क्या है कि इसमें केंद्रीय धातु प्रमाण के साथ में क्या जुड़ेगा, जाकर के ऑक्सीजन जुड़ता है, क्या जुड़ता है, ऑक्सीजन जुड़ता है, और यहाँ पर केंद्रीय धातु प्रमाण के साथ में क्या जाकर जुड़ता है, नाइट्रोजन जुड़ता है। लेकिन अगर दोनों का अणुसूत्र देखेंगे तो दोनों का अणुसूत्र सेम होगा, कोई चेंजिंग नहीं होगी, कोई परिवर्तन होगा, कोई परिवर्तन नहीं होता। तो इस प्रकार की समायोता कौन सी समायोता बोला जाता है, बंधक समायोता बोला जाता है। मतलब केंद्रीय धातु प्रमाण से जुड़ने के आधार पर, केंद्रीय धातु प्रमाण से कौन सा प्रमाण जुड़ रहा है, ऑक्सीजन जुड़ रहा है, नाइट्रोजन जुड़ा है, इसके जुड़ने के आधार पर जो समायोता प्रदर्शित होती है इसे कौन सी समायोता बोलते हैं, बंधक समायोता बोला जाता है। संरचनात्मक समायोता समाप्त हुई। कल मैं पढ़ाऊंगा आप लोगों को त्रिविम समायोता। कौन समायोता पढ़ना है, त्रिविम समायोता। इसको ऐसे नोट कर लीजिए और समझ लीजिएगा, कुछ विशेष है नहीं, बहुत आसान है। त्रिविम समायोता कल पढ़ाया जाएगा।